सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुजमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और हम आज उपस्थित हैं तुला राशि वालों के लिए जुलाई का अंतिम भाग ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार से बना रहा है। देखिए, तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज और बड़ा विशेष योग का निर्माण हो रहा है कि इस वक्त शुक्र और सूर्य दोनों एक साथ चल रहे हैं और शुक्र अस्त नहीं है, काफ़ी दूरी विराजमान है और जुलाई के अंतिम भाग में ये आपके लिए बहुत सफलतादायक है। नई दोस्ती, नए संपर्क, नए आनंद को देने वाला ये योग बनता दिखाई दे रहा है तुला राशि वालों के लिए। और ऐसे में बाकी सब ग्रहों का योग भी आपके लिए अच्छा चल रहा है, लेकिन बृहस्पति महाराज अननेसेसरी के बंधन आपके जीवन में उपस्थित करने की योग है। सब कुछ बढ़िया होते हुए मनोमस्तिष्क में थोड़ा तनाव, अननेसेसरी बंधन, खुलकर काम करने में दिक्कत आने के योग इस वक्त आप महसूस कर सकते हैं। उसके लिए आपको बढ़ाने होंगे पुण्य, ईश्वर की सत्ता का लाभ लेना पड़ेगा। ईश्वर का सानिध्य आप यदि ले लें तो बहुत सुंदर है और ये जुलाई का अंतिम भाग उसी दिशा में सबसे अच्छी, कोई बड़ा महत्वपूर्ण योग जो बन रहा है वो केवल भाग्य को जगाने के लिए आराधना का बन रहा है। जुलाई के अंतिम भाग में सावन का महीना आरंभ हो रहा है, गुरु पूर्णिमा का अवसर आ रहा है और सावन का महीना तो इस बार बेहद खास है। कारण समझ लीजिए, सावन का महीना किस कारण से जाना जाता है। इसका सावन नाम पड़ा श्रवण नक्षत्र के कारण से और इस बार बहुत वर्ष बाद ऐसा हो रहा है कि श्रवण नक्षत्र उसी प्रतिपदा के दिन सुंदर बना हुआ है। सोमवार का योग श्रवण नक्षत्र और साथ साथ सावन का महीने का शुभारंभ प्रतिपदा तिथि, तो ये बहुत सुंदर योग है। और हुआ इसके साथ एक और योग बना है कि पूरे 5 सोमवार पड़ रहे हैं और अंत जो हो रहा है सावन का वो भी सोमवार के दिन हो रहा है और श्रवण नक्षत्र में ही हो रहा है। तो यानी बहुत सुंदर श्रवण नक्षत्र का लाभ, ये बहुत सुंदर योग है। चंद्रमा भी बड़े अनुकूल स्थिति में है, तो ऐसे में आपको संपूर्ण रूप से समझ लेना चाहिए कि कैसे आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं। ये बंधन जो बृहस्पति महाराज अन्न से क्रिएट कर रहे हैं उसको काटने वाले भगवान शिव ही हैं, उनका आशीर्वाद लेकर आप कार्य करने का प्रयास करें। इस शुभ योग को देखते हुए हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा कार्यक्रम रखा है कि इस पूरे संपूर्ण सावन के महीने में हर रोज नित्यपति भगवान शंकर का संपूर्ण रुद्राष्टध्यायी के द्वारा रुद्राभिषेक रहेगा। आप स्वयं उसमें भाग ले सकते हैं। उसके लिए भी हम बताएंगे कौन कौन से रुद्राभिषेक किस रूप में किस समय में आपको करना चाहिए। 21 जुलाई का अवसर, पूर्णिमा की तिथि, रविवार का अवसर और साथ साथ मकर में चंद्रमा जो चल रहा है ग्रह योग चतुर्थ भाव में, ये आपके लिए बड़ा अनुकूल दिखाई देता है क्योंकि बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा वहाँ बैठे हैं और ये आपके लिए अनुकूल स्थिति कर रहे हैं। सुख को पदार्पण करने के योग बना सकते हैं। सही कार्य यदि आप सही दिशा में कार्य करने का प्रयास करें। गुरु पूर्णिमा है, गुरु का सानिध्य लें और गुरु के सानिध्य में दीक्षित होकर यदि सही दिशा में मंत्र जप करें तो देखिएगा असंभव से असंभव कार्य पूर्ण हो जाएंगे। अब विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है जो सुबह 8 बजे से लेकर करीब 11-12 बजे तक चलेगा। विशाल भंडारे का कार्यक्रम रहेगा, आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 22 जुलाई के दिन प्रतिपदा तिथि है, सोमवार है और साथ साथ सावन का महीना आरंभ हो रहा है। सोमवार से लेकर सोमवार तक सावन का महीना, श्रवण नक्षत्र से लेकर श्रवण नक्षत्र तक ये योग, सुंदर योग, अद्भुत योग, भगवान की कृपा प्राप्त करने का योग और आपकी राशि के अनुसार से समझ लें। बुद्धि में विराजित शनि महाराज इस वक्त वक्र स्थिति में है और उनको मनाने की ज़रूरत है। और यदि आप समझें गंधोदक से पूरे इस रुद्राभिषेक में इत्र के द्वारा भगवान को नित्यपति इत्र चढ़ाएं तो देखिएगा आपके जीवन में सुख का पदार्पण बहुत सुंदर तरीके से हो सकते हैं। शनि को मनाने का ये सुंदर योग है। तेल के द्वारा, सुंदर सुगंधित तेल के द्वारा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का जप करते हुए यदि 11 मंत्र जप करते हुए नित्यपति सुगंधित तेल के द्वारा भगवान का अभिषेक करेंगे तो देखिएगा आपके जीवन में शनि का नेगेटिव प्रभाव जो बुद्धि में बैठकर इस वक्र स्थिति में होने के कारण से इससे सुंदर उपाय कुछ नहीं हो सकता है। तो अवश्य करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में भी ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जैसा हमने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और उसके लिए फ़ोन नंबर्स हैं, उन पर संपर्क साध सकते हैं।
23 जुलाई का अवसर, द्वितीया तिथि मंगलवार का अवसर, और कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है सुबह 9:23 पर। पंचक भी आरंभ हो रहा है, ध्यान रखिएगा। पंचक में नए कार्यों को, विशेष तौर पर कुछ खास कार्यों में बंधन के लिए योग होते हैं, नहीं करने चाहिए। अंत्येष्टि कर्म इत्यादि, साथ साथ एकत्रीकरण तृण का और लकड़ी का एकत्रीकरण, छत ना डालना, ये सब कार्य निषेध रहते हैं। लेकिन पता नहीं लोग बहुत सारे कार्यों में निषेध करने का जो बना देते हैं, सामान भी खरीदने में निषेध, ये भी तो वो सब नहीं है। केवल इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, वो सब मुहूर्त का विषय है, तो समझते हुए कार्य करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए अनुकूल स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में एक बात का ध्यान रखिएगा, देखिए इस वक्त बृहस्पति के साथ में मंगल की स्थिति चल रही है, वो कहीं ना कहीं आपको अलग कर रही है, कहीं ना कहीं लोगों की कमियां आपके समक्ष उपस्थित कर रही है और आपके बोलने से आपके संबंधों में थोड़ा सा परेशानी देने के योग दे रही है। और ऐसे में ध्यान रखिएगा, लगेगा आपको कि लोग आपकी उपेक्षा करते दिखाई दे रहे हैं। ये योग इसलिए क्योंकि मंगल बृहस्पति के साथ जो योग बना रखा है और बृहस्पति से पीछे है मंगल, तो ऐसे में ध्यान रखें, मंगल को शांत करने का प्रयास करें। मंगल के हनुमान चालीसा का पाठ करें नित्य प्रति। ये जब तक स्थिति ग्रह नक्षत्र जो योग है मंगल बृहस्पति से आगे ना निकल जाए, तब तक अवश्य नित्य प्रति हनुमान जी का स्तवन करें, ये बहुत ज़रूरी रहेगा। 24 जुलाई को तृतीया तिथि, तो समझो तुला राशि वालों ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं आपके। बुधवार के दिन चतुर्थी क्षय है, तो नए कार्यों के लिए मुहूर्त नहीं है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भी नहीं है, क्षय तिथि है, तो नए कार्यों का आरंभ नहीं करना चाहिए। रिक्ता तिथि का योग बन गया है, तो ऐसे में ध्यान रखें, भगवान गणेश का स्तवन करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिल सकती है। आपके लाख प्रतिद्वंदी रोड़ा अटकाने का प्रयास करें, लेकिन वो अटका नहीं पाएंगे। बट बुद्धि को ठीक रखिएगा। बुद्धि में शनि महाराज बैठे हुए हैं, वो वक्र स्थिति में, आपको सही दिशा नहीं मिल पा रही है। सही दिशा देने के लिए क्या करें, श्री गणेश का स्तवन करें, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें। गणेश जी सही दिशा देंगे और रिद्धि सिद्धि देने में आपको सफलता देंगे। गणेश सबसे बड़े विचारों के, ज्ञान के स्वामी हैं और उनका सानिध्य लेंगे तो सबसे शुभ रहेगा। 25 जुलाई पंचमी तिथि बृहस्पतिवार का अवसर, मीन राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा और ये थोड़ा सा आपके लिए हानिकारक रहेगा। आने वाले 2-3 दिन स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें, तो ये बहुत जरूरी है। पीली चीज़ों का दान करें। ग्रह नक्षत्र अननेसेसरी की वरी चिंता बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है, ये आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। 26 जुलाई का अवसर, षष्ठी तिथि शुक्रवार का अवसर, गंडमूल नक्षत्र व्याप्त है इस दिन, रेवती नक्षत्र आएगा और 26, 27, 28 रेवती और अश्विनी का योग बनेगा। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि जो जातक जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए। ये मूल शांति का विषय बड़ा विचारणीय है। बहुत सारे लोग इस बात को ज्योतिष की उपेक्षा करते हैं, मानते नहीं हैं और फिर जीवन पर्यंत कष्ट प्राप्त करते हैं। छोटा सा उपाय शास्त्र में बताया गया है कि जिस दिन वो नक्षत्र विद्यमान हो उससे लेकर 27 दिन तक दोबारा वो नक्षत्र जब तक आए तो 27,000 मूल मंत्र का जप कर लिया जाए, तो ये जो ग्रह का योग अनिष्टकारी योग बनता है उसको ठीक कर लिया जाता है। या तो बाल्यकाल में ही करा लेना चाहिए, नहीं तो कभी भी करा सकते हैं। और हमने देखा है इसको करने के बाद अनेक समस्याओं को ठीक करने का रास्ता बनता है, तो अवश्य सानिध्य प्राप्त करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के मामले में चावल का दान करना भी अच्छा रहेगा, गौ पूजन करना अच्छा रहेगा, गाय को हरी ज्वार डालना ठीक रहेगा। ये सब उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। 27 जुलाई को सप्तमी तिथि शनिवार का अवसर और शनि का उपाय करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए शनि महाराज इन दिनों वक्री चल रहे हैं, बुद्धि भाव में बैठे हैं और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शनि महाराज बुद्धि में बैठकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क को अशांत करते दिखाई दे रहे हैं, सही दिशा प्राप्त करने में दिक्कत दे रहे हैं। और वही ग्रह नक्षत्र जो हैं जो जीवन साथी के साथ भी कहीं ना कहीं कुछ परेशानी उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में शनि की दृष्टि को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनका तेलाभिषेक करें। शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के, सावन का महीना चल रहा है, ये बहुत उपयुक्त है, आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इसको अवश्य करेंगे तो अच्छे योग बनेंगे। 28 जुलाई रविवार की तिथि, अष्टमी तिथि, कालाष्टमी का योग, जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है कालाष्टमी कहलाती है। शिव की आराधना करने का सबसे शुभ दिवस माना जाता है। मेष में चल रहे चंद्रमा नई शक्ति का संचार करते दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई देगा। ये नए विचार, नई शक्ति का आपके अंदर उदय होने के योग बन सकते हैं। तो आप भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर नई शक्ति के साथ काम करने का प्रयास कीजिए, बहुत सारे विचार नए आएंगे। थोड़ा सा बंधन को त्यागने का प्रयास करें, बहुत ज़्यादा साफ साफ बोलने से बचें। अननेसेसरी के साफ साफ बोलने से, किसी कमी उसके सामने रखने से कोई प्रसन्न नहीं होता। अब बुद्धिमानी इसमें है कि यदि हमको उसके सही व्यक्ति की समझ में आ जाए कि कहाँ गलती कर रहा है, हमको किसी को सुधारने की ज़रूरत क्या है, ये सांसारिक ज्ञान है।
आध्यात्मिक ज्ञान ये है कि हम समझाएं, लेकिन हम संसार में रह रहे हैं, आध्यात्मिकता अपने लिए रखें, सामने वाले के लिए आध्यात्मिकता ना थोपें तो अच्छा रहेगा। आपके लिए इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छे रहेंगे। तो ध्यान रखते हुए कार्य करिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 29 तारीख का दिन, सावन का दूसरा सोमवार, नवमी तिथि है और ये आपके लिए वृषभ में चंद्रमा का प्रवेश बृहस्पति के साथ जो हो रहा है, ये आपके लिए बहुत सुंदर। उच्च के चंद्रमा बृहस्पति के साथ विराजमान होकर बृहस्पति को भी शक्ति देंगे और मन को बृहस्पति के साथ ज्ञान का उदय होते हुए नई शक्ति का संचार हो सकता है। ये आपके लिए संपर्कों को साधने वाले 2-3 दिन दिखाई देते हैं। ऐसे में शिव का आशीर्वाद अवश्य लें। दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक करते हुए हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा विशेष कार्यक्रम रखा है। सोमवार के सोमवार तो बड़ा विशेष रुद्राभिषेक रहेगा। 30 दिन तक ये कार्यक्रम चलना है। आप भी इसमें भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, मनोरथ सिद्ध करने के लिए अवश्य रुद्राभिषेक करें, करवाएं, या नहीं करा पा रहे हैं तो आश्रम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए वो यज्ञ, रुद्राभिषेक यज्ञ कराने की सुंदर व्यवस्था है। 30 जुलाई दशमी तिथि, मंगलवार का अवसर, और ये समझें कि अब बिल्कुल चंद्रमा मंगल परिवर्तन की तरफ आगे जा रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन के योग बनेंगे आगे जाकर, लेकिन जब तक नहीं है तब तक मंगल का नेगेटिव प्रभाव है। अननेसेसरी के लोग आपसे, आपके प्रभाव को समझते हुए आपसे ईर्ष्यालु हो सकते हैं। ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं, ध्यान रखें। अननेसेसरी लोगों को प्रवोक ना करें। दोस्ती पे थोड़ी सी लीनियंसी बरतने ये काम करेंगे, अपने आप को छोटा मानते हुए ज़बरदस्ती अपने विचारों को किसी पे ना थोपें, अन्यथा क्लैश हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें और फिर आपके मन को दुख होगा। हनुमान जी का स्तवन करें, हनुमान जी का पूजन करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 31 जुलाई का अवसर, एकादशी तिथि, कामदा एकादशी का योग, ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से धन के लिए अच्छा योग दिखाई देता है। आप उसको लाभ लेने के लिए थोड़ा सा भगवान विष्णु का स्तवन करने, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं, उसका लाभ आपको लेना चाहिए, नए संपर्कों का लाभ लेना चाहिए। थोड़ी डिप्लोमेसी के साथ कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो बहुत प्रत्यक्ष है। दिन प्रतिदिन आपके जीवन में, समय, हर क्षण में आपके जीवन में क्या होने वाला है, इतनी सूक्ष्म ज्योतिष के अंतर्गत गणनाएं आती हैं कि क्योंकि हर समय जो है परिवर्तन की तरफ जा रहा है। उस परिवर्तन को समझने का, उस ग्रह योग को समझने का योग ही ज्योतिष विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। और उसके द्वारा आपके जीवन में समय किस प्रकार से चल रहा है, क्या चल रहा है, यदि वो सही अवगत हम पहले से हो जाएं तो बहुत सारे जीवन के कष्ट जो हैं उसको हम जीवन से दूर कर सकते हैं। ये तो ज्योतिष की काल गणना का एक सुंदर उदाहरण आपके समक्ष बताते रहते हैं हम। इसके साथ साथ आपकी मूल जन्म पत्री में ग्रह योग किस प्रकार के हैं, उनमें किस प्रकार के योगा योग पड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा समझें कि अब गोचर में तो सब पूरे विश्व को हमने 12 भागों में बांटकर उनकी जन्मपत्री ग्रह ज्योतिष के अनुसार समझने का प्रयास किया, लेकिन व्यक्ति की अपनी जन्मपत्री में कौन से राजयोग हैं, कौन से दरिद्र योग हैं, कौन से कष्ट के योग हैं, कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी अंतर्दशाएं चल रही हैं, कौन सी योगनी दशाएं चल रही हैं, इसके अलावा ग्रहों का बलाबल कितना है। गोचर में आप ये मान के चलें कि इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि सपोज कोई एक क्षेत्र के अंदर कोई बीमारी फैली हुई है। अब ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति उसकी ग्रास में आ गए, सभी बीमार हो गए, लेकिन कुछ परसेंटेज लोग ज़्यादा बीमार होंगे, कुछ परसेंटेज थोड़े कम बीमार होंगे, कुछों को हल्की सी छुएगी और कुछ बिल्कुल निरोगी रहेंगे। किस पे डिपेंड करता है? आपका रहन सहन, खान पान, आपकी बॉडी इम्यून कितनी है, क्या है, यानी आपकी मूल जन्मपत्री में किस प्रकार के ग्रहयोग चल रहे हैं, कौन से ग्रहों की किस प्रकार की स्थिति है, किसके भाग्य में राज्य करना लिखा है, किसके भाग्य में कष्ट भोगना लिखा है। ऐसे में ग्रह गोचर जो प्रैक्टिकल समय में चल रहे हैं, आज के समय में चल रहे हैं, उनका प्रभाव उसी के हिसाब से आपके जीवन में हमको समझने की आवश्यकता होती है। तो ये एक ज्योतिष की बहुत विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। तो आप अपनी मूल जन्मपत्री को देखते हुए अपने ग्रह गोचर को, प्रैक्टिकल जो आजकल जो करंट में चल रहा होता है, उसको भी हम समझ सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत बृहद विज्ञान है। ज्योतिष के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक गणित, एक फलित। ये तो गणनाओं के आधार पर हम जो भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन, परिवर्तन हो रहा है, ग्रह बदल रहे हैं, उस पूरे यूनिवर्स के अंदर कब कौन सा सूर्योदय कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कौन सा ग्रह अस्त हुआ, कौन सा ग्रह वक्री हुआ, उसकी हम गणनाओं को एक गणित के माध्यम से चेक करते हैं। दूसरा है फलित। फलित यानी उन गणनाओं का, उन योगों का जो योगा योग बने, उनका प्रभाव व्यक्ति पर, समाज पर, क्षेत्र पर, प्रकृति पर किस प्रकार का होगा, और उसको हम यदि समझें तो वो बहुत प्रत्यक्ष विज्ञान है। और ये पूरा अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है आप समझ लें कि यदि आपके भाग्य में कुछ कष्ट लिखा है तो वो भोग कर ही जाएगा, नहीं। ऐसा समझें कि संसार में वृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है, तो सभी थोड़ी भीग रहे हैं।
सभी थोड़ी भीग रहे हैं, सभी थोड़ी कष्ट में हो रहे हैं। किसी का भाग्य ऐसा है कि वो महल में बैठा हुआ है, उस वर्षा का आनंद ले रहा है। किसी का भाग्य ऐसा है कि उसी वृष्टि में, उसी क्षेत्र में बारिश होकर वो ओले बेचारा झेल रहा है, उसके पास छत तक नहीं है, छाता तक नहीं है। ये सारा का सारा आप समझ लीजिए आपका कर्म। ये कर्म के हिसाब से है कि उसने कर्म किया, दूसरे व्यक्ति ने कर्म करके अपना सुंदर मकान बना लिया, व्यवस्था बना ली। तो ये कर्म के द्वारा आप परिस्थितियों को चेंज कर कर दुख को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ उल्टा भी हो सकता है। यदि दुष्कर्म करोगे तो सुख जो है वो दुख में परिवर्तित हो सकता है। तो इसलिए इन काल गणनाओं को समझना परम आवश्यक है। ज्योतिष ने इन्हीं समस्त योगा योगों को हमारे ऋषि मुनियों ने सुंदर तरह से व्याख्यात करके अनंत हजारों लाखों ग्रंथों का निर्माण कर कर उन योगा योग को वहाँ पर समझाने का प्रयास किया। पाराशर, होरा, जैमिन, ये सारे के सारे अनंत जो ग्रंथ हैं, इन सब की गणनाएं हैं बिल्कुल अद्भुत है। कैसे उस ग्रंथ में लिखा हुआ एक छोटा सा योग आपकी कुंडली में जब हम देखते हैं तो बिल्कुल फलीभूत होता है। सेम तरीके से जो वहाँ लिखा गया कि इसके जीवन में इस प्रकार की स्थिति बनेगी, और वही जब देखते हैं सूत्र लगाकर तो बिल्कुल प्रत्यक्ष बैठता है। यही चमत्कारिक प्रभाव है। ये हमको अच्छा गहन शोध अध्ययन करने के उपरांत चीज़ें समझ में आती हैं। तो आप बिल्कुल ज्योतिष को कपोल कल्पित कल्पनाओं में ना समझें। बहुत सारे लोग हैं जो समय समय पर आकर आपके मन में मानसिक तौर पर विचित्र विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप यदि आप भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने की बात करते हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल। हमें भी कई बार लगता है, कई बार व्यक्ति आते हैं कि जिसमें बहुत हजारों लोग हैं और सब चीज़ें नहीं, तो उसमें कई बार लगता है कि ये योग क्यों नहीं कट रहा है, लेकिन उसका भी एक रीज़न होगा। हो सकता है शोध के बाद वो समझ में आ जाए। तो आपको इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। देखिए, अविश्वास जगाना तो बहुत छोटी चीज़ है। किसी भी चीज़ को अगर आपका विश्वास है, बोलो नहीं मैं विश्वास नहीं करता, मेरे करने ना करने से, आपके करने ना करने से वो सिद्धांत नहीं बदलते। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और हमने इसको बहुत शोध कर कर देखा। और जब हम प्रेडिक्शन करके बताते हैं लोगों को, उस वक्त तो व्यक्ति को लगता है, मैंने बहुत बार अनुभव किया, बाल्यकाल से ज्योतिष के अंदर बहुत पिताजी के साथ रहते रहते बहुत अध्ययन, बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की आयु से ही ज्योतिष में इंटरेस्ट जगाया पिताजी ने। साथ में जोड़कर बैठ के ज्योतिष को पढ़ना, सीखना, समझना, बताना सब सिखाया। और जब हम वो बोल देते थे तो क्या होता था, वो बाद में पता चलता था कि लोग उस वक्त तो कई बार रुष्ट होकर चले जाते थे, क्या फालतू डराने की बात कर रहे हो। 5 साल बाद आएगा व्यक्ति, 10 साल बाद आएगा। एक व्यक्ति तो ऐसे थे, मेरे पास जन्मपत्री दिखाने के लिए आए और हमने जो बताया कि अरे चले गए रुष्ट होकर। बाद में 1 साल बाद आए, बोले हाथ पकड़ के रोका क्यों नहीं था, हाथ पकड़ के रोका क्यों नहीं था कि महाराज ये मत करो। क्या जब समझाने की कोशिश करूं तो समझते हैं व्यक्ति। तो आप समझें, ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष विज्ञान है और इस बात को हमको समझना चाहिए। मैंने एक बार नहीं हजारों बार इस प्रकार का अनुभव किया है कि व्यक्ति के जन्म कुंडली में बिल्कुल प्रत्यक्ष योग हैं और वो बताया और व्यक्ति नहीं समझ में आती। कई बार जो समझ जाते हैं वो अरे न्यारे करवा लेते हैं, बच जाते हैं, कष्टों से निवृत्ति के योग बना लेते हैं। तो इसलिए विश्वास करें। मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मंत्र जप, जितने भी शास्त्र में उपाय बताए गए हैं औषध विज्ञान के माध्यम से, वो सब के सब प्रत्यक्ष चमत्कारिक काम करते हैं। हमने तो ऐसे ऐसे अनुष्ठान की देखे हैं कि कुंडली में जेल जाने का योग बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। भगवती दुर्गा जी का प्रयोग जैसा अनुभव है वो किया, आरंभ कराया गया और कैसे कष्ट कट गया, कैसे कष्ट कट गया कि बिल्कुल उस व्यक्ति को सजा होने के पूर्ण योग थे। लेकिन जब उस अनुष्ठान को, पूजा को, दुर्गा जी के उस खास अनुष्ठान को कराया गया तो वो कष्ट निवृत्ति का योग बना। ऐसे एक नहीं, मैं बहुत इतने सालों में अध्ययन ज्योतिष के बाद आज इस उम्र में हूँ तो 40 साल का तो खूब अच्छे से देखा है मैंने। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि किस प्रकार से लोगों परिवर्तन का योग बना। 50 साल की आयु हो रही है तो बहुत चीज़ों को शोध कर कर समझने का प्रयास किया। तो आप इन जनरल लोगों की बातों में, सो कॉल्ड लर्नेड लोग जो हैं, आज आपके मन में विचित्र विडंबनाएं भारतीय संस्कृति के समक्ष में रखने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं। तो आप इस बात को हटा दीजिए, आप अपना लाभ लीजिए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। और हमारा विवेकानंद योगाश्रम इन सब संबंधों में बहुत अद्भुत प्रकार से कार्य कर रहा है, बहुत सारे क्षेत्र में कार्य कर रहा है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो योग है, चाहे वो आयुर्वेद है। इस संस्थान के द्वारा पिछले करीब 60-70 सालों में बहुत सुंदर प्रकार से रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कार्य किया गया है। हमारे आश्रम पर नित्य आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है हर रोज़। और अभी जो समय चल रहा है बड़ा सुंदर चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में पूरा हर रोज़ भगवान शंकर का दिव्य रुद्राभिषेक कराया जाता है, दिव्य रुद्राभिषेक। और हर सोमवार, 5 सोमवार इस सावन में पड़ रहे हैं और 5 सोमवार पर एक सामूहिक तौर पर बहुत सुंदर कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं।
और भगवान शंकर का बड़ा विशाल श्री विग्रह जैसे सौराष्ट्र में है वो विद्यमान है, और उनका रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा नित्य प्रति अभिषेक चलेगा, जो मनोकामनाओं की सिद्धि करने में अद्भुत है, कष्टों को दूर करने में अद्भुत चमत्कारिक रूप उपस्थित करता है। भगवान शंकर भोलेनाथ हैं। देखिए इस वक्त समस्त संसार की जो विशेष तौर पर कार्य है, भार है, कार्यभार, वो भगवान शंभू के हाथ में, क्योंकि देवशयनी एकादशी हो चुकी है। भगवान शंभू समस्त कार्य को सुंदर तरीके से करते हैं, और भोलेनाथ तो बड़े सुंदर तरीके से इजीली प्रसन्न हो जाते हैं। सबके आराध्य हैं, जो परित्यक्त भी हैं वो भी भगवान भोलेनाथ की शरण में जाकर अपनी मनोकामना सिद्धि का योग बना सकते हैं। तो आप आनंद भाव से हमारे साथ जुड़कर, आश्रम से जुड़कर बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है सुबह 8 से 10 बजे तक, मंगलवार में सुंदरकांड का कार्यक्रम चलता है, और इस सावन में तो विशेष तौर पर 5 सोमवार का सुंदर योग जो बना है, इसमें विभिन्न कार्यक्रम आश्रम में रहेंगे। आप अपने नाम से अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए उन समस्त जो अनुष्ठान इत्यादि आश्रम पे हो रहे हैं उनका लाभ लेकर बहुत सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास कीजिए। सुंदर रहेगा, आनंद रहेगा। बाकी किसी भी समस्या, पर्सनल समस्या के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध सकते हैं। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। विवेकानंद योगाश्रम आपके साथ कार्य कर रहा है। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपसे इजाज़त देता हूँ। धन्यवाद।